नमस्कार मित्रांनो, आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल संस्कृत एक्सप्रेस में। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके स्टेट के लिए तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि स्टेट का जो आपकी टेस्ट की डेट है वो 30 और 31 मई दी है। तो आपके पास देखिए काफ़ी टाइम है दीदी, जो आपका जो थोड़ा बहुत सिलेबस रहता है वो आपका जल्द ही कवर करवा दिया जाएगा। ठीक है, आपका रहता है सिर्फ मम्मट, भामह, विश्वनाथ, भरतमुनि, ठीक है, और एक दो कवि और रहते हैं आपके। इसके बाद जो आपका एस्टेट का संस्कृत का सिलेबस है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको हर कंटेंट आपको फ्री में दिया जाए। मैं आपको बुक से पढ़ा रही हूँ क्योंकि कईयों के पास तो बुक भी नहीं होती है। जैसा कि मैंने स्टार्ट में शुरू किया था तब मुझे पता नहीं था कि मुझे कहाँ से करना है और कहाँ से नहीं करना है। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। लेकिन जो मेरी वीडियोज हैं आप इनको 2 या 3 बार देख लोगे ना, तब भी आपके 60 में से 50 के लगभग आपकी जो आपके आंसर हैं वो आपके ठीक हो जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, जो आपका थोड़ा बहुत सिलेबस रहता है उसको करने के बाद फिर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना काव्य शास्त्र मम्मट। किसको? मम्मट को। देखिए, जो आपका काव्य शास्त्र है इसमें से आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपने मम्मट को। यह रचना आचार्य मम्मट की है तथा इस रचना में काव्य प्रक्रिया का सांगोपांग वर्णन से विस्तार किया गया है। जो काव्य शास्त्र है वो क्या है? एक लाक्षणिक ग्रंथ है। इसके अंदर कितनी कारिकाएं हैं? 142 और उदाहरण कितने हैं? 603 और उल्लास कितने हैं? 10। ठीक है, एक क्वेश्चन तो ये से आपका आ सकता है कि इसके अंदर कारिकाएं कितनी हैं, उदाहरण कितने हैं और इसके अंदर आपके उल्लास कितने हैं। क्लियर? इस रचना में मम्मट ने काव्य शास्त्र का विस्तृत वर्णन करते हुए काव्य के लक्षण, प्रयोजन व भेद का विस्तार से विवेचन किया है। किसका? काव्य के लक्षण, प्रयोजन व भेद का विस्तार से विवेचन किया है। आचार्य मम्मट संस्कृत काव्य शास्त्र के सर्वश्रेष्ठ विद्वानों में से प्रमुख गिने जाते थे। इनको नैष्ठिक चरित्र महाकाव्य के रचनाकार श्री हर्ष के मामा के रूप में जाना जाता है। किनको जाना जाता है? मम्मट को। किसके? श्री हर्ष के मामा के रूप में। व्यक्तिगत रूप से इनकी जानकारी अनुपलब्ध है। ऐसा विचार मिलता है कि इनकी शिक्षा दीक्षा वाराणसी में संपन्न हुई है। जो इन्होंने रचना लिखी है ना उसके बेस पर ही मान लिया जाता है। अगर किसी का हमें किसी के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं होती ना तो उसकी रचना के आधार पर मान लिया जाता है। ये भोजराज के उत्तरवर्ती माने गए हैं, अतः इनका काल भी 10वीं शताब्दी का उत्तरार्ध के बाद माना जाता है, अर्थात 11वीं 12वीं शताब्दी माना गया है। कितने उल्लास इसके अंदर? 10 उल्लास। तो हम देखेंगे प्रथम उल्लास में क्या है, द्वितीय उल्लास में क्या है, इस टाइप से। प्रथम उल्लास, इस उल्लास में काव्य प्रयोजन, काव्य लक्षण और काव्य भेद का विस्तार से विवेचन किया गया है। इन्होंने अपने पूर्ववर्ती आचार्यों का खंडन करके अपनी काव्य परंपरा को स्थिर किया है। इस उल्लास के प्रारंभ में मम्मट ने कौन से मंगलाचरण का प्रयोग किया है? नमस्कारात्मक मंगलाचरण। क्योंकि ये जो आपके मंगलाचरण है ये काफी बार आ चुके हैं कि इसके अंदर वस्तु निर्देशात्मक है, नमस्कारात्मक है या फिर आशीर्वादात्मक है। तो काव्य शास्त्र में मम्मट ने कौन से मंगलाचरण का प्रस्तुत किया है? नमस्कारात्मक मंगलाचरण। या फिर शुरू की लाइन ये देखिए, नियतिकृत नियम अरहितम भारती कबीर जयति। इस टाइप से देखिए ये पूछ सकता है कि इसके अंदर मंगलाचरण कौन सा है। ठीक है, तो इसके अंदर नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। या फिर ये भी पूछ सकता है कि नियतिकृत नियम अरहितम, यहाँ से स्टार्ट करके दो जोड़ देके ये पूछ सकता है कि ये मंगलाचरण किसका है। तो ये किसका है? काव्य शास्त्र का। किसने लिखा है? मम्मटी। ध्यान रखना। ठीक है, जो नियति अर्थात ईश्वर द्वारा रचित नियमों से रहित है। इसका जो मंगलाचरण दिया ना इसका अर्थ देखिए, रचित नियमों से रहित है और केवल आनंदमयी है।
ऐसी इस काव्य शास्त्रीय ग्रंथ की मैं रचना करने जा रहा हूँ। मैं रचना करने जा रहा हूँ जिसकी निर्विघ्न समाप्ति है। कवि भारती से अन्य की अधीनता न मानते हुए श्रृंगार आदि 9 रसों में मनोहर है। कितने रसों का प्रयोग किया इसने? 9 रसों का। कितने रसों का? 9 रसों का। ऐसी ध्यान करने वाली कवि भारती माँ सरस्वती सर्वोत्कृष्ट है, अतः उनको प्रणाम करता हूँ। मंगलाचरण कौन सा है? नमस्कारात्मक। और इन्होंने किसकी पूजा की है? माँ सरस्वती की, यानी कि कवि भारती की। इस श्लोक में कवि द्वारा माँ भारती की स्तुति की गई है, अतः यह नमस्कारात्मक श्रेणी की स्तुति है। और इसी स्तुति के आधार पर मम्मट का समय 10वीं शताब्दी उत्तरार्ध के बाद अर्थात 11वीं शताब्दी लगभग माना गया है। ठीक है, जो आचार्य मम्मट थे वो कौन थे? शैव अनुयायी थे। कौन थे? शैव अनुयायी थे। देखिए, ये जो आपके 4 ऑप्शन आते हैं मिलान वाले, उसमें भी पूछ सकता है कि कालिदास कौन किसके अनुयायी थे। ठीक है, बाण भट्ट किसके अनुयायी थे, आचार्य मम्मट किसके अनुयायी थे। ये ध्यान रखना कि आचार्य मम्मट शैव अनुयायी थे। इसका संकेत भी इनकी रचना से ही प्राप्त होता है। ठीक है, इन्होंने काव्य का लक्षण दिया है। तत् एदोषो शब्दार्थो सगुणावनं अलंकृति पुनः क्वापि, यानी कि जो दोष से रहित हो, ठीक है, और गुण सहित हो। जो दोष से तो रहित हो और गुण सहित हो, और जहाँ पर अलंकार न भी हो, अलंकार न भी हो तो भी वह शब्दार्थ क्या माना गया है? काव्य माना गया है। अर्थात दोष से रहित एवं गुण सहित शब्द ही काव्य है। शब्द और अर्थ सार्थक होते हुए काव्य की सिद्धि होती है। कहीं कहीं पर अलंकार न भी हो तो भी काव्य के गुण युक्त तथा दोष रहित शब्दार्थ काव्य माना गया है। ठीक है, इस प्रकार काव्य प्रकाश में काव्य के लक्षण मुख्यतः इन 4 बिंदुओं के आधार मानकर निर्मित किया गया है। कौन कौन से आए हैं 4 बिंदु आपके? एक तो आया आपका एदोष, एक आया आपका शब्दार्थ, एक आया आपका सगुणव, एक आया आपका अलंकृत पुनः क्वापि। ठीक है, जो दोष रहित हो, शब्द और अर्थ के साथ हो और गुणों के साथ हो, और जहाँ पर अलंकार न भी हो तब भी वहां पर काव्य आपका होता है। ठीक है, इन चारों घटकों से ही काव्य का लक्षण सिद्ध होता है। पूछ सकता है कि आचार्य मम्मट ने कौन से 4 मुख्य बिंदु बताए हैं काव्य के, तो आप इनको ध्यान रखना। अतः मम्मट ने काव्य की परिभाषा देते हुए कहा है कि यदि काव्य में दोष नहीं हो और गुण सहित भाव हो तो काव्य तब सिद्ध होता है। अलंकार के भाव कहीं पर हो और कहीं पर न हो तो भी सिद्ध होता है। इनकी रचना पर अनेक विद्वानों से टीका ग्रंथ लिखे हैं जिनमें कालिदास के मंतव्य को स्पष्ट किया गया है, अतः लक्षण को इस रूप में विवेचित किया गया। ठीक है, इस प्रकार काव्य का लक्षण प्रस्तुत करते हुए टीकाकारों ने मम्मट की उपयोगिता व सार्थकता को सिद्ध किया है। ठीक है, इसके अंदर आपके काव्य के प्रयोजन और इसके अंदर आपके ये प्रथम उल्लास नहीं, बिना प्रयोजन के कुछ भी नहीं करता है। बिना प्रयोजन के कोई कुछ भी नहीं करता है, जो आज की हकीकत भी है। अतः प्रयोजन अर्थात उद्देश्य की सिद्धि करने के लिए मूल रूप से विषय वस्तु की संगठना अवश्य होनी चाहिए। उद्देश्य या प्रयोजन जितना सुदृढ़ होगा काव्य उतना ही फलीभूत होगा। ठीक है, काव्यम यस्य अर्थकृते व्यवहार विदेश रक्ष्यते सद्य परिनिर्वर्त्यते कांता सम्मित तयो उपदेश कीजिए। ठीक है, इसके अंदर 6 प्रयोजन बताए हैं। पूछ सकता है कि काव्य प्रयोजन में आचार्य मम्मट ने कितने प्रयोजन बताए हैं? 6। कितने बताए हैं? 6। 6 आपके कौन कौन से हैं? यस्य अर्थकृते व्यवहार विदे विवेक रक्ष्यते और सद्य पर निवृत्तिये और कांता सम्मित उपदेश कीजिए। ये आपको ध्यान रखने हैं कि 4 पॉइंट देके आपसे पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा नहीं है, या फिर ये पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा है, और पूछ सकता है कि कितने प्रयोजन दिए हैं। तो कितने दिए हैं? 6। यस्य अर्थकृते व्यवहार विदे विवेक रक्ष्यते रक्षते सद्य पर निवृत्तिये कांता सम्मित उपदेश कीजिए। प्रयुक्त इन 6 उद्देश्यों में यस्य और अर्थकृते ये 2 उद्देश्य लेखक के लिए होते हैं। ठीक है, अन्य 4 पाठक के लिए होते हैं।
पूछ सकता है कि कौन से दो उद्देश्य लेखक के लिए होते हैं, यशस्वी और अर्थकृत। ये तो होते हैं लेखक के लिए, और जो बाकी के आपके चार रहते हैं वो होते हैं आपके पाठक के लिए। ठीक है, यशस्वी यश के लिए और अर्थकृत यानी कि अर्थ के लिए, धन की प्राप्ति के लिए। ठीक है, यशस्वी यश के लिए। मम्मट ने इस काव्य में बताया है कि काव्य से यश की प्राप्ति होती है। अर्थकृत अर्थ के लिए यानी कि मम्मट ने धन प्राप्ति को भी काव्य का प्रयोजन बताया है। व्यवहार विधि व्यवहार को जानने के लिए, मम्मट ने व्यवहार को जानना भी काव्य का प्रयोजन बताया है। विवेक रक्षयते रक्षते यानी कि अनिष्ट निवारण के लिए। ठीक है, अमंगल को दूर करने के लिए, मंगल को करने के लिए। ठीक है, और सद्य पर निवृत्ति यानी कि आनंद प्राप्ति के लिए। मम्मट ने काव्य से आनंद की अनुभूति को भी काव्य का प्रयोजन बताया है। कांता समेत उपदेश यानी कि पत्नी के समान उपदेश करने के लिए। इन्हीं 6 प्रयोजनों या उद्देश्यों की पूर्ति के लिए काव्य लेखन प्रक्रिया संपन्न होती है तथा लेखक पाठक दोनों के लिए ही यह प्रयोजन सिद्धि आवश्यक है। अतः इसी प्रयोजन के कारण काव्य का आधार स्तंभ स्थिर रहता है, और यह बात विश्व प्रसिद्ध है कि प्रयोजनम उद्देश्यति मंदो अपि न प्रवर्तते, अर्थात बिना प्रयोजन के तो मन बुद्धि व्यक्ति भी कार्य नहीं करता है। सॉरी भाई। ठीक है, तो ये थे आपके काव्य के प्रयोजन। कितने बताए थे? 6। कौन कौन से? यशस्वी, अर्थकृत, व्यवहार विधेय, विवेक रक्षतेय, सद्य पर निवृत्तीय, कांता समेत उपदेश युजे। और जो लेखक के लिए है कौन कौन से हैं? यशस्वी और अर्थकृत, और जो बाकी के 4 हैं वो आपके पाठक के लिए। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? अब आपके काव्य के हेतु। काव्य के हेतु। आचार्य मम्मट ने काव्य की व्यापकता व प्रसिद्धि को सिद्ध करने के लिए काव्य के हेतु निर्धारित किए हैं, जिनसे काव्य प्रक्रिया कारण का अभिज्ञान होता है। मम्मट ने काव्य के 3 हेतु निर्धारित किए हैं जो निम्न कारिका से जाने जा सकते हैं। ठीक है, काव्य के प्रयोजन तो कितने हैं? 6। कितने प्रयोजन है? 6। क्लियर यहाँ तक? और काव्य प्रकाश में काव्य का लक्षण मुख्यतः कौन से 4 बिंदु हैं? दो शब्दार्थ, सगुणों, अलंकृति, पुनः क्वापि। काव्य प्रयोजन कितने हैं? 6। और काव्य हेतु कितने हैं? 3। काव्य हेतु कितने हैं? 3। शक्ति ही निपुणता। लोक शास्त्र काव्य अध्यय अवेक्षणात् काव्यज्ञ शिक्षा अभ्यास इति हेतुस्त उद्भवी। ठीक है, तो कौन कौन से 3 हेतु हैं इसके अंदर? पहला है शक्ति, कवि में रहने वाले स्वाभाविक शक्ति जिसको हम कवित्व कहते हैं, ये स्वाभाविक होती है। ठीक है, जिनके साथ होती है, यह विशिष्ट व्यक्तियों में ही होता है जिनको सामान्य अर्थ में प्रतिभा के नाम से जाना जाता है। कवित्व बीज है प्रतिभावत। ठीक है, नेक्स्ट है निपुणता। लोक जीवन शास्त्र एवं विविध काव्य आदि के निरीक्षण से जो निपुणता प्राप्त होती है वह काव्य का क्या होता है? द्वितीय हेतु होता है। पहला तो है शक्ति, ठीक है, जो उसकी प्रतिभा के नाम से जाना जाता है, और सेकंड है निपुणता। ठीक है, इसी निपुणता को मम्मट ने व्युत्पत्ति के नाम से संबोधित किया है, जिसका तात्पर्य है कि विविध पदार्थों का शास्त्रों के बार बार पर्याय या पर्यालोचन किया जाए, इस कौशल को ही व्युत्पत्ति कहा जाता है। थर्ड है आपका अभ्यास। कौन सा है? अभ्यास। जो काव्य रचना एवं समीक्षा करने में कुशल है, ऐसे काव्य से शिक्षा प्राप्त कर पुनः पुनः स्वयं निर्माण में लगना अर्थात निरंतर प्रवृत्त होना ही अभ्यास है। ठीक है, इन 3 हेतु से ही काव्यत्व का काव्य सिद्ध होता है। कौन कौन से हैं 3 हेतु? शक्ति, निपुणता, अभ्यास। ठीक है, नेक्स्ट है आपके काव्य के भेद। आचार्य मम्मट ने काव्य के भेदों को 3 भागों में विभक्त किया है। कितने भागों में? 3 भागों में। उत्तम काव्य, मध्यम काव्य और अधम काव्य यानी कि अवर काव्य। ठीक है, जो आपका उत्तम काव्य होता है उसको हम दमनी काव्य भी बोलते हैं, और मध्यम काव्य होता है वो होता है गुणीभूत व्यंग्य काव्य। अधम या नीच प्रवृत्ति का तो जो होता है वो होता है आपका चित्र काव्य। कौन सा होता है? चित्र काव्य। उत्तम काव्य क्या है? इदम उत्तमम अतिशयनी व्यंग्य वाच्य ध्वनि बुद्ध ही कथित है, यानी कि जो वाच्यार्थ की अपेक्षा, जो मुख्यार्थ की अपेक्षा जो व्यंग्यार्थ का पर अधिक चमत्कार होने पर क्या होता है? आपका उत्तम काव्य होता है। ठीक है, जिसमें व्यंग्यार्थ ज्यादा उभर कर आता है वो होता है आपका उत्तम काव्य।
उत्तम काव्य को ही विद्वानों ने ध्वनि काव्य का नाम दिया है। ठीक है, इसका एक उदाहरण देख लिए, निषेधच्युत चंदनम सतन तटम निर्मरिष्ट रागो अध्रो। ठीक है, ये पूरा आपको याद रहेगा नहीं। ठीक है, आप इसके जो शुरू वाले अक्षर है ना, सिर्फ उनको ही ध्यान रखना। ये पूछ सकता है कि ये कौन सी प्रवृत्ति का काव्य है, उत्तम काव्य है, मध्यम काव्य है या अधम काव्य है। जो उत्तम काव्य होता है उसके अंदर व्यंग्यार्थ का भाव यानी कि व्यंग्यार्थ का चमत्कार अधिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मध्यम काव्य या गुणीभूत काव्य। अतः दृश्यभूत भूत व्यंग्य हेतु मध्यम। ठीक है, जहाँ पर जहाँ व्यंग्यार्थ की अपेक्षा वाच्यार्थ या वाक्यार्थ बलदायी होता है, उत्तम में तो होता है व्यंग्यार्थ। ठीक है, और जो आपका मध्यम होता है उसके अंदर होता है वाच्यार्थ बलदायी। यह मध्यम काव्य का होता है। इसका उदाहरण है ग्राम तरुणम तरुणाम नववंजुल मंजरी सनाथ क्रम। ठीक है, आप इसकी जो शुरू वाली लाइन है सिर्फ ये अक्षर याद रखना। ठीक है, चलिए इस उदाहरण में शब्द का शाब्दिक अर्थ उसी रूप में प्रस्तुत किया गया है, अतः यह मध्यम श्रेणी का काव्य है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अवर काव्य या चित्र काव्य। शब्द चित्रम वाच्य चित्र व्यंग्यम तव अवरम समृतम। जिसमें कोई व्यंग्य नहीं होता वह अवर काव्य की श्रेणी में आता है। विद्वानों ने इसे दो भागों में बांटा है, शब्द चित्र काव्य और अर्थ चित्र काव्य। कौन से? शब्द चित्र काव्य और अर्थ चित्र काव्य। यानी कि जो शब्दों से पता चले वो होता है आपका शब्द चित्र काव्य, और जहाँ पर अर्थ की प्रधानता होती है वो होता है आपका अर्थ चित्र काव्य। यह अवर काव्य देखने में अथवा सुनने में आकर्षित होता है। इसमें अर्थ की महत्ता को गौण रखा है, केवल शब्दों का महत्व पुष्ट किया गया है। सब चित्र का उदाहरण देखिए। ठीक है, देखिए ये जो जितने भी अक्षर हैं ये देखने में कितना सुंदर दिख रहा है। ठीक है, आप इनको बोलोगे ना तब भी आपको एक आनंद ही आएगा। ठीक है, सब छंदो उछल। ठीक है, इस टाइप से आप इनको बस ये ध्यान रखना। ठीक है, ये आपका शब्द चित्र काव्य। नेक्स्ट आपका अर्थ चित्र काव्य। विनिर्गतम मानदम आत्म मंदिरा उद्भवती उपसृत। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये है आपका चित्र काव्य। ये कुछ गिने चुने ही उदाहरण है, अगर आप इनको ध्यान भी रख लोगे ना जब भी, क्योंकि अन्य भी सिर्फ यही उदाहरण दिए गए हैं। ठीक है, और कोई उदाहरण भी होंगे लेकिन आपके सिलेबस में आपका इतना डीप में नहीं जाएगा क्योंकि आपका टीबीटी का है। इस द्वितीय उल्लास में आचार्य मम्मट ने शब्द भेद का वर्णन किया है। इनमें शब्द के 3 भेद निर्धारित किए गए हैं, वाचिक शब्द, लाक्षणिक शब्द और व्यंजक शब्द। ठीक है, इनको हम कल विस्तार से पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। जो आज आपका मम्मट है वो एक पार्ट है, और जो कल होगा आपका सेकंड पार्ट में आपका काव्य शास्त्र मम्मट के द्वारा रचित ये आपका कंप्लीट करा दिया जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, और अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हैं और आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं कल। धन्यवाद।